जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सागर यूके टेक में। तो दोस्तों आईएसएल टेक्निकल अटेंडेंट की जो हम तुम्हारी मिस टेक्निकल क्वेश्चन की सीरीज चालू है, तो उसका आज हम पार्ट 7 यहाँ पे डिस्कस करने वाले। अगर इससे पहले के जो पार्ट आपने नहीं देखे तो वॉच कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं यहाँ पे ऐड किया था। ठीक है, तो बहुत से कैंडिडेट कमेंट कर रहे थे कि सर जो है आप थोड़ा लंबा वीडियो बनाइए। तो देखिए आज के इस वीडियो में हम कुल मिलाकर 100 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करने वाले, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए साबित होते वाले हैं। ठीक है, अगर इतना भी आप करके चले गए तो लगभग 60 के आसपास आप क्वेश्चन आसानी से राइट करके आ सकते हो। ठीक है, तो एक बार सिलेक्शन ले लो दोस्तों। ठीक है, यही हम आशा करते। तो चलिए बिना देर का स्टार्ट करके, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। ठीक है, तो वीडियो अंत तक देखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो यहाँ पे हम कुल मिलाकर 100 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे अपना पहला क्वेश्चन है, वह पदार्थ जिसका आकार व आयतन निश्चित नहीं होता तो वो होता है आपका गैस पदार्थ। कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है तो वो पाई जाती है पारा। ठीक है, इसी तरह के बेसिक क्वेश्चन काफ़ी बार जो है आईएसएल के एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत धारा की चाल कितनी प्रति सेकंड होती है। ठीक है, तो देखिए जो आपकी विद्युत धारा होती है उसकी 3 × 10 की पावर जो 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, तो वो कैंडिडेट बोलेंगे कि सर आप ऑप्शन नहीं डाल रहे, तो देखिए थोड़ा प्रिंट करने में टाइम लग जाता है। आपने कमेंट करके बोला था कि सर थोड़ा लंबा वीडियो बनाए, तो इसमें मैं ज़्यादा क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट वाले ऐड किया हूँ, तो इसलिए ऑप्शन नहीं डाल पाया हूँ। ठीक है, तो आप वन लाइनर में ही थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए, ताकि अगर वन लाइनर भी करेंगे तो आपका समय भी बच जाएगा, ज़्यादा कन्फ्यूज भी नहीं होगी। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश पाया जाता है। तो देखिए जो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है और जो आपका प्रोटॉन का आवेश होता है दोनों भी सेम होते हैं, लेकिन देखिए जो इलेक्ट्रॉन पर होता है वो माइनस में होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन पर कितना है -1.6 × 10 की पावर -19। अगर आपको प्रोटॉन का पूछा जाए तो सिर्फ यहाँ पे माइनस साइन जो यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, सिर्फ 1.6 × 10 की पावर -90 कूलम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन से विद्युतिक पदार्थ में फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या नगण्य अथवा नहीं होती। तो देखिए जो अचालक और या फिर हमको उसको बोलते हैं कुचालक, यानी जो इंसुलेटर होता है। ठीक है, इंसुलेटर में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या होती ही नहीं है। ठीक है, तो इसका कुचालक या फिर अचालक इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाइक्रोन तार में विद्युत धारा का कौन सा प्रभाव यहाँ पे कार्य करता है। तो देखिए जो नाइक्रोन तार होती है उसमें ऊष्मीय प्रभाव कार्य करता है, क्योंकि जो नाइक्रोन तार होती है ये अपनी जो इलेक्ट्रिक प्रेस होती है उसमें भी यहाँ पे यूज़ किया जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक प्रेस में वो यूज़ करते हैं। ठीक है, यानी वो क्या होता है, उसका ऊष्मीय प्रभाव थोड़ा ज़्यादा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत बल विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है। तो देखिए वो जो करता है प्रकाशीय प्रभाव, यानी जब भी हम क्या करते हैं इनपुट करंट उसको देते हैं तो वो क्या करता है अपने को लाइट में उसका आउटपुट देता है। ठीक है, तो इसलिए वो किस पर कार्य करता है, तो प्रकाश प्रभाव पर। तो विद्युत मोटर विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है, तो वो करती है अपनी चुंबकीय प्रभाव। तो देखिए जब भी हम उसको सप्लाई देते हैं तो ठीक है, उसमें जो उसके वाइंडिंग होती है उसमें क्या होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे तैयार होता है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड तैयार होता है, तो इसलिए वो किस पर कार्य करते हैं, चुंबकीय प्रभाव पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कठोर कर्षित तांबे का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए जो कम्यूटेटर सेगमेंट बनाते हैं हम, ठीक है, तो यहाँ पे जो जेसी जनरेटर में जो कम्यूटेटर सेगमेंट होता है, ठीक है, तो वो क्या होता है, कठोर कर्षित तांबे का यहाँ पे बना होता है। तो विद्युत सप्लाई के लिए कौन सी धातु के तार का सबसे अधिक उपयोग होता है, तो वो होता है एल्यूमिनियम। क्यों होता है, तो देखिए जो एल्यूमिनियम आपकी तार होती है वो कॉपर पे कंपेयर अगर करें हम, तो ठीक है एल्यूमिनियम का जो आपका उसमें कोरोना लॉस जो है काफ़ी कम होता है। ठीक है, तो जिसका जो क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज होता है वो काफ़ी यहाँ पे हाई होता है। ठीक है, इसका आपके एल्यूमिनियम तार का। ठीक है, तो इसका एल्यूमिनियम जो है राइट आंसर हो जाएगा। तारों के ऊपर अचालक आवरण कौन से पदार्थ का बनाया जाता है। तो देखिए जो तार होते हैं तो उसके ऊपर का जो आवरण होता है वो सामान्यतः जो यहाँ पे पीवीसी का होता है। तो ठीक है, पीवीसी का जो यहाँ पे फुल फॉर्म भी काफ़ी बार पूछा जाता है, तो उसका फुल फॉर्म होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। मैं यहाँ पे ऐड करूँ, आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। किसी चालक तार की मोटाई मापने के लिए कौन से मीटर का प्रयोग किया जाता है। तो वो देखिए वो जो मीटर होता है वो होता है आपका माइक्रोमीटर। तो माइक्रोमीटर का हम प्रयोग करते हैं, या फिर जेके अगर तार रहे तो हम स्टैंडर्ड वायर गेज का भी काफ़ी बार उपयोग करते हैं। ठीक है, तो इसका जो है आपका माइक्रोमीटर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिरोपरी लाइन के तारों को सप्लाई के लिए नीचे उतारने के लिए कौन से जोड़ का उपयोग किया जाता है। तो देखिए वो जो आपका ब्रिटानिया टी जॉइंट होता है, ठीक है, ब्रिटानिया टी जॉइंट जो होता है उसका यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। तो कुछ इस तरह का जो आपके ब्रिटानिया टी जॉइंट यहाँ पे होता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखेंगे अभी।
सिरोपरी लाइन में तारों की लंबाई अधिक करने के लिए कौन से जोड़ का उपयोग किया जाता है। देखिए दोस्तों, ये जो जॉइंट से भी क्वेश्चन काफ़ी बन जाते हैं। तो देखिए, जो तारों की लंबाई अधिक करने के लिए यहाँ पे बोला है गया है, ठीक है। तो ऊपर के क्वेश्चन से थोड़ा डिफरेंट है, यहाँ पे बोला है कि तारों की लंबाई अधिक करने के लिए, तो वो हम यूज़ करते हैं जो ब्रिटानिया सीधा जॉइंट होता है, ठीक है। जो आपका ब्रिटानिया सीधा जॉइंट होता है उसका ही हम क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, कुछ इस तरह से वो होता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोल्डरिंग के समय तारों के जोड़ में ऑक्साइड की परत हटाने में प्रयुक्त पदार्थ कौन सा होता है। तो देखिए, जो आपको पता होगा, जब भी हम सोल्डरिंग करते हैं तो उस पर क्या होते हैं, एक फ्लक्स लगाते हैं, जिससे क्या होता है, अपनी सोल्डरिंग जो है काफ़ी अच्छे से हो जाती है। तो वो क्या करते हैं, जो ऑक्साइड के पदार्थ तो अभी तार के कंडक्टर पर मौजूद होते हैं, तो वो उससे क्या होते हैं, हट जाते हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, फ्लक्स यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। किसी केबल का इंसुलेशन प्रतिरोध मापने के लिए कौन से मीटर का उपयोग किया जाता है। तो देखिए, जब भी हम इंसुलेशन प्रतिरोध मापने की बात करें तो तब एक ही मीटर आता है, वो होता है आपका मेगर, ठीक है दोस्तों। तो ये थोड़ा मैं छोटा लिखा है, यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है। जो अपना मेगर होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर कभी कभार आपको ये भी पूछ लिया जाता है कि मेगर की स्पीड कितनी होती है, तो देखिए, जो मेगर की स्पीड होती है वो 8 से 160 RPM तक, ठीक है। लगभग 160 RPM के बीच में उसकी स्पीड होती है। लो वोल्टेज केबल की वोल्टेज क्षमता कितनी होती है। तो देखिए, जो लो वोल्टेज केबल होता है, यानी जो हम घर में यूज़ करते हैं, तो उसकी क्षमता होती है 250 वोल्ट। ओम का नियम किन राशियों के बीच संबंध बताता है। जो आपका ओम का नियम होता है उसका सीधा साधा संबंध होता है, देखिए, I = V/R से, ठीक है। तो देखिए, जो आपका एक तो करंट से संबंध रखता है, फिर आपका वोल्टेज हो गया, फिर रजिस्टेंस हो गया, यानी ये तीन जो एलिमेंट है उससे संबंध रखता है। तो देखिए, वोल्टेज, करंट और प्रतिरोध के मध्य संबंध रखता है। ओम के नियमानुसार परिपथ में वोल्टेज के मान अधिक करने से धारा के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए, धारा के मान पर यहाँ पे क्या प्रभाव पड़ता है, तो हम यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। तो देखिए, क्या बोला गया यहाँ पे, वोल्टेज के मान अधिक करने पर धारा के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हम ये जान देते हैं कि उसमें भी संबंध कैसा होता है। देखिए, जो I क्या होता है, V/R होता है, ठीक है। तो अभी आपको इस एक्सप्रेशन से देखा क्या होगा कि जो I है इस प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, V के, ठीक है। V प्रोपोर्शनल टू I होता है, यानी V बढ़ेगा तो क्या I भी यहाँ पे बढ़ जाएगा। देखिए, तो यहाँ पे बोला क्या, वोल्टेज के मान अधिक करने, यानी वोल्टेज बढ़ेगा तो I भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो इसे धारा का मान बढ़ जाएगा। किसी चालक तार की लंबाई अधिक करने से प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए, जो आपका प्रतिरोध होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, लेंथ के, ठीक है। लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अगर लेंथ बढ़ गई तो आर भी क्या आपका बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन ये, इसका प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा। किसी चालक तार की मोटाई अधिक करने पर प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, जो चालक तार की मोटाई, यानी वो क्या बोल रहा है, उसका बोल रहा है डायमीटर, ठीक है। अगर चालक तार का डायमीटर हम बढ़ा दी जाए तो ठीक है, उसका क्या होता है, प्रतिरोध कम हो जाता है, क्योंकि जो आर होता है वो आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू उसका डायमीटर होता है, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखिए। किसी अर्धचालक पदार्थ का तापमान अधिक करने से प्रतिरोध पर क्या प्रभाव होगा। तो देखिए, जो आपका अर्धचालक होता है, यानी क्या बोला गया यहाँ पे बोला गया है सेमी कंडक्टर, ठीक है। सेमी कंडक्टर, अगर देखिए, जो सेमी कंडक्टर होता है उसमें अगर तापमान हम इंक्रीज़ कर दे तो उसका क्या होता है, प्रतिरोध भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। लेकिन अगर कंडक्टर की बात करें, ठीक है, कंडक्टर की बात करें तो उसमें क्या होता है, जब भी हम क्या करें, तापमान अगर इंक्रीज़ कर दे, ठीक है, टेम्परेचर, तो उसका क्या होता है, जो आपका प्रतिरोध होता है वो भी क्या होता है, यहाँ पे रेजिस्टेंस भी उसका बढ़ जाता है कंडक्टर के केस में, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिए, जो भी मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे एग्जाम में। व्हीटस्टोन ब्रिज मापन करता है। तो देखिए, जो आपका व्हीटस्टोन ब्रिज होता है वो अज्ञात प्रतिरोध, यानी जो भी हमें यहाँ पे मान लो एक कौन सा ऐसा सर्किट है, ठीक है। तो उस सर्किट में अगर अपने को कुछ एक रेजिस्टेंस है जिसका मान अपने को ज्ञात नहीं है, तो उसका हम क्या करते हैं, मान निकाल सकते हैं, ठीक है। तो वो व्हीटस्टोन ब्रिज कुछ इस तरह से, वैसा वो कुछ तो भी होता है, ठीक है। इस तरह से वो होता है, उसमें हमें 3 दिए देते हैं और एक का मान हम निकाल सकते हैं। तो व्हीटस्टोन ब्रिज का मान उसी के लिए करते हैं, यानी जब एक प्रतिरोध हमें पता नहीं होता है तब। कौन से सर्किट में सभी प्रतिरोध का मान आपस में जुड़ता है। तो देखिए, अगर रेजिस्टेंस की केस में बात करें तो अगर सीरीज़ में क्या होता है, R1 + R2 + R3, इस तरह से जितने भी वो रेजिस्टेंस है, ठीक है। अगर RN की हम बात करें, टोटल रेजिस्टेंस, सीरीज़ के सर्किट में वो क्या करते हैं, जुड़ जाते हैं। अगर पैरेलल की बात करें तो पैरेलल के सर्किट में देखिए 1/RN अगर की बात करें तो 1/R1 + 1/R2, इस तरह से वो ऐड होते जाते हैं, ठीक है। तो जो आपके सीरीज़ के सर्किट में डायरेक्टली क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं रेजिस्टेंस। कौन से परिपथ में सभी परिपथ पर वोल्टेज का मान अलग अलग होगा। तो देखिए, वोल्टेज का मान
अलग अलग देखिए जो आपका सीरीज सर्किट होता है, ठीक है, माने ये सीरीज सर्किट है तो इसमें तीनों रेजिस्टेंस पर क्या है अलग अलग वोल्टेज हमें प्राप्त होगा। अगर पैरेलल की बात करें तो पैरेलल में क्या होता है वो वोल्टेज जो होता है यहाँ पे सेम रहता है। तो एक बात ध्यान में रखिए, अगर आपका सीरीज सर्किट है, सीरीज सर्किट में क्या करंट जो है कांस्टेंट रहेगा। अगर पैरेलल सर्किट की बात करें तो पैरेलल सर्किट में जो है वोल्टेज जो है आपका कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो ये दो बात आप ध्यान में रखें। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन से परिपथ में सभी प्रतिरोध की धारा का मान अलग होता है। देखिए जो हम आपको बताया था सीरीज सर्किट में जो है धारा का मान एक जैसा ही होता है, लेकिन समांतर में क्या होता है धारा का मान अलग अलग होता है। तो आपको हमें यही पूछा है कि धारा का मान किस में अलग अलग होता है, तो समांतर सर्किट में। दो से अधिक फेजों की संख्या को हम क्या कहते हैं, तो दो से अधिक संख्या के अगर फेज की संख्या हो तो हम उससे क्या कहते हैं पॉलीफेज कहलाते हैं, ठीक है। दो फेज़ों के बीच मापी गई वोल्टेज क्या कहलाती है। तो देखिए जो अगर दो फेज़ है, ठीक है, माने ये थ्री फेज सिस्टम है, अगर इन दो ये आर है ये वाई है और ये बी है, ठीक है, अगर आर और वाई के बीच में हम एक वोल्टेज मापे तो उसे हम किस में रिलेट करते हैं, तो वो कहते हैं हम लाइन वोल्टेज में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर लाइन वोल्टेज आपका हो जाएगा। तो ELCB का पूरा नाम क्या है, तो ELCB देखिए तो अर्थ लिखे सर्किट ब्रेकर, जो इसका पूरा फुल फॉर्म है। ये MCB का भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। MCB का क्या होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। काफ़ी कबार जो है इसके फुल फॉर्म भी पूछ लिए जाते हैं। जीने की वायरिंग में कौन से स्विच का उपयोग किया जाता है, तो वो देखिए जो आपका एक टू वे स्विच होता है। टू वे स्विच किस तरह सा होता है, देखिए आप सामान्य सा ऐसा वन वे स्विच अगर देखेंगे तो उसमें सिर्फ एक और दो इस तरह के पॉइंट होते हैं, लेकिन टू वे स्विच में यहाँ पे 3 पॉइंट होते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं उसको ऑन ऑफ एक ही स्विच से जो है कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम फेस देते हैं, यहाँ से दो साइड से हम क्या करते हैं आउटपुट यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो इस तरह का होता है आपका टू वे स्विच, तो ठीक है। जो जीने की वायरिंग होती है उसके लिए टू वे स्विच का हम इस्तेमाल करते हैं। पूर्ण घरेलू वायरिंग की जांच के लिए कौन से मीटर का उपयोग किया जाता है, तो वो क्या करते हैं हम मेगर का, ठीक है। तो हम इससे मेगर से करते क्या है, हम करते इंसुलेशन, ठीक है। इंसुलेशन रेजिस्टेंस की जांच करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि कहाँ पे फॉल्ट है, ठीक है। जब भी हम वायरिंग करते हैं तो इसी मेगर का यूज़ करते हैं। प्लेट अर्थिंग में अर्थ इलेक्ट्रोड की साइज़ कितनी होती है, तो देखिए इस तरह के भी क्वेश्चन काफ़ी कबार पूछ लिए जाते हैं, जो अर्थ प्लेट से हो गया या फिर अर्थिंग से रिलेटेड हो गया। तो देखिए जो अर्थ प्लेट की इलेक्ट्रोड की साइज़ होती है वो 16x16 सेंटीमीटर होती है। कौन सा मीटर अर्थिंग प्रतिरोध के मापन हेतु उपयुक्त होता है, तो देखिए जो आपका अर्थ टेस्टर है वो क्या होता है अर्थ का जो भी रेजिस्टेंस है वो मेजर करता है। तो एक बात ध्यान में रखिए, जो अर्थ का रेजिस्टेंस होता है वो काफ़ी कम होता है, ताकि हम उसमें क्या मिला देते हैं, उसमें मिला देते हैं सॉल्ट, ठीक है। सॉल्ट क्या करता है नमी बनाए रखता है। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत है, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या है, अनन्य प्रेरण, ठीक है। तो अनन्य प्रेरण इसका राइट आंसर हो जाएगा। ट्रांसफार्मर की कौन सी वाइंडिंग लोड के साथ जोड़ी जाती है, तो जो आपके सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, ठीक है। इस तरह का एक ट्रांसफार्मर होता है, ये इसमें क्या होते हैं एक कोर होती है, ठीक है, और ये होगी उसकी सेकेंडरी वाइंडिंग। ये प्राइमरी को हम सप्लाई देते हैं और लोड को जोड़ने के लिए ये हो गई आपकी सेकेंडरी, ठीक है। ट्रांसफार्मर कोर किस धातु की बनाई जाती है, तो देखिए जो ट्रांसफार्मर कोर होती है वो सिलिकॉन स्टील की बनाई जाती है। इसलिए बनाई जाती है क्योंकि जो सिलिकॉन स्टील है उसका हिस्टैरिसीस लॉस जो है काफ़ी कम होता है, ठीक है। इसमें हिस्टैरिसीस लॉस ईडी करंट लॉस जो इसका कम होता है, ठीक है, सिलिकॉन स्टील की कोर यूज़ करने से। ट्रांसफार्मर के किस भाग पर ऑयल गेज लगा होता है, तो देखिए जो आपका कंजर्वेटर होता है, ठीक है। तो कंजर्वेटर पर क्या होता है एक ऑयल गेज यहाँ पे लगा होता है, कुछ इस तरह का जो है कंजर्वेटर पे रहता है, और इसमें एक यहाँ पे उस आपका जो है गेज लगा होता है ट्रांसफार्मर। जब भी आप उसका इमेज देखेंगे तो एक बार देख लीजिएगा। ट्रांसफार्मर में सिलिका जेल कहाँ भरी होती है, तो वो देखिए वो आपके ब्रीदर में भरी होती है सिलिका जेल, ठीक है। तो शुष्क सिलिका जेल का रंग कैसा होता है, तो देखिए जो आपके शुष्क सिलिका जेल है यानी जो सूखी हुई है तो उसका रंग कैसा होता है, तो हल्का गुलाबी होता है। जब भी वो गीली हो जाती है यानी जो नमी सोखने के बाद उसका रंग जो है एक थोड़ा डार्क ब्लू जैसा आ जाता है, ठीक है, डार्क ब्लू आ जाता है जब भी वो नमी सोखती है यानी गीली हो जाती है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग होती है, तो देखिए जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर उसकी हाई वोल्टेज वाइंडिंग हो जो आपकी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की होती है। तो देखिए मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो जो आपकी हाई वोल्टेज वाइंडिंग होती है तो उसके टर्न क्या होते हैं ज़्यादा होते हैं, और जो आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग उसके टर्न कम हुए होते हैं, यानी ये हो गया आपका हाई वोल्टेज वाइंडिंग और ये हो जाए आपकी लो वोल्टेज वाइंडिंग, ठीक है। तो उसमें होता क्या है, जो आपका स्टेप डाउन बोले तो अगर प्राइमरी के टर्न्स ज़्यादा होते हैं और सेकेंडरी के कम होते हैं, तो ये भी आप याद रखें, काफ़ी बार पूछा जाता है टर्न्स के बारे में भी। 3311 kV ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग का वोल्टेज कितना होगा, तो देखिए यहाँ पे साफ साफ दिया है 33 अगर 11 दिया गया है तो प्राइमरी का है यहाँ पे 33 kV और सेकेंडरी का यहाँ पे 11 kV, ठीक है। तो ये काफ़ी साफ साफ यहाँ पे दिया गया है, तो सेकेंडरी का हो जाएगा आपका 11 kV। तो एक बात याद रखिए, तो आप कमेंट में लिखे चलिए कि ये जो आपको रेटिंग दिया है तो इसमें ये ट्रांसफार्मर स्टेप अप है या स्टेप डाउन है, तो ये भी आप कमेंट में मैं आपको क्वेश्चन दिया हो तो इसका आंसर कमेंट में बताइए।
ट्रांसफार्मर की कौन सी हानि का मान लोड परिवर्तन से परिवर्तित नहीं होता। तो जो आप देखिए, जो आपका आयरन लॉस होता है, नहीं इसको क्या बोलते हैं, लोहा हानि, ठीक है। आयरन लॉस जो होता है लोड से परिवर्तित नहीं होता है, बाकी जो आपका कॉपर लॉस हो गया तो वो परिवर्तित होता है। ऑटो ट्रांसफार्मर को किस सिद्धांत पर अपने को पूछा गया है कि कार्य करता है। तो देखिए, जो ऑटो ट्रांसफार्मर होता है वो जो आपका सेल्फ इंडक्शन के तत्व पर क्या करता है, अपना कार्य करता है, ठीक है। हम उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं स्व प्रेरण यानी सेल्फ इंडक्शन। क्लिप ऑन टेस्टर में कौन सा ट्रांसफार्मर यूज़ किया जाता है। तो देखिए, जो आपका क्लिप ऑन टेस्टर होता है तो उसमें हम करंट ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, जो भी आपका करंट ट्रांसफार्मर होता है तो उसकी सेकेंडरी वाइंडिंग क्या होती है, ऑलवेज केप्ट क्लोज होती है, ठीक है। ऑलवेज केप्ट क्लोज यानी हमेशा उसकी सेकेंडरी वाइंडिंग बंद होती है। और अगर पूछा जाए कि करंट ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी वाइंडिंग का करंट कितना होता है तो वो होता है आपका 5 एम्पियर। ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको आप याद रखिए। और साथ ही एक बार मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि जो आपका पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है। जो आपका पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होता है, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, उसमें क्या होता है, जो सेकेंडरी का वोल्टेज होता है वो होता है लगभग 110 वोल्ट के आसपास, ठीक है, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीटी ट्रांसफार्मर का पूरा नाम क्या है। तो देखिए, ऊपर हम डिस्कस किए थे कि उसका होता है करंट ट्रांसफार्मर। अगर पीटी पूछा जाए तो हो जाता है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। 3 फेज ट्रांसफार्मर में कौन से कनेक्शन से न्यूट्रल प्राप्त किया जाता है। तो देखिए, जो आपका 3 फेज ट्रांसफार्मर होता है तो उसमें स्टार कनेक्शन के न्यूट्रल निकालते हैं। तो कैसे निकालते हैं, देखिए इस तरह का जो आपका स्टार कनेक्शन होता है, ठीक है। जबकि देखिए इस तरह से जो है स्टार कनेक्शन होता है और इसका जो ये मिड पॉइंट होता है, ठीक है। तो वहाँ से क्या करते हैं, वहाँ पे हम न्यूट्रल निकालते हैं, ठीक है। तो ये 3 फेज होता है, तो आर वाई और आपके बी, और यहाँ से क्या करते हैं, न्यूट्रल निकालते हैं। जो तो आपका 3 फेज ट्रांसफार्मर होता है उसमें सिर्फ किस में निकालते हैं, तो स्टार कनेक्शन में न्यूट्रल निकालते हैं। अगर डेल्टा कनेक्शन दे सकता है तो उसमें जो आपके न्यूट्रल जो है नहीं होती है। ट्रांसफार्मर की रेटिंग होती है। तो देखिए, जो आपके ट्रांसफार्मर होती है उसकी रेटिंग किस में होती है, तो वो होती है आपकी केवीए, ठीक है। तो केवीए में इसकी रेटिंग होती है। तो केवीए मैं आपको पिछले वीडियो में बताया था, केवीए किस में हो गया, तो ये हो गया आपका अपीरेंट पावर में, ठीक है। तो ये किस क्या होती है, उसकी अपीरेंट पावर होती है। तो आपको बताना है कि रियल पावर का कौन सा फॉर्मूला है, कमेंट में लिखते चलिए। ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग में कौन सा चुंबकीय क्षेत्र होता है, तो वो होता है आपका प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र। भूमिगत ट्रांसफार्मर में कौन सा ऑयल भरा होता है। तो देखिए, जो आपका भूमिगत ट्रांसफार्मर होता है उसमें जो आपका सिंथेटिक ऑयल जो है यहाँ पे भरा हुआ होता है, ठीक है। जो सिंथेटिक ऑयल होता है उसका यूज़ किया जाता है भूमिगत ट्रांसफार्मर में। वोल्टेज के आधार पर ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, ये जो किताब में ऐसे दिया होता है कि वोल्टेज के आधार पर जो ट्रांसफार्मर सिर्फ 2 प्रकार के होते हैं। तो देखिए, जब मैं एक बार इंटरव्यू का गया था, ठीक है, तो वहाँ पे पूछा गया था, तो लेकिन 2 प्रकार नहीं होते। एक बात आप याद रखिएगा, ठीक है। वोल्टेज के आधार पर ट्रांसफार्मर के 3 प्रकार होते हैं, ठीक है, 3 प्रकार होते हैं। अगर ऑप्शन में नहीं आता तो आप 2 ही टिक कर दीजिएगा, ठीक है। तो 3 कौन कौन से होते हैं, एक तो आपका स्टेप अप हो गया, फिर स्टेप डाउन हो गया, और जो आपका तीसरा होता है वो आइसोलेशन ट्रांसफार्मर, ठीक है। आइसोलेशन ट्रांसफार्मर इसमें क्या होता है, जो आपका प्राइमरी और सेकेंडरी का वोल्टेज जो है सेम रहता है, तो उसके बोलते हैं आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ट्रांसफार्मर का कौन सा भाग चुंबकीय बल रेखाओं को रास्ता प्रदान करता है। तो देखिए, जो ट्रांसफार्मर का कोर होता है वही क्या करता है, चुंबकीय बल रेखाओं को रास्ता प्रदान। तो किस तरह से करता है, तो देखिए, एक ट्रांसफार्मर की प्राइमरी हो गई, ये सेकेंडरी हो गई और ये कोर हो गई। जब इसमें इनपुट सप्लाई देते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड तैयार होता है, ठीक है, यहाँ पे प्राइमरी में। तो ये क्या करता है, कोर जो करता है प्राइमरी के मैग्नेटिक फ्लक्स को कट करके सेकेंडरी में भेजता है, ठीक है। तो जब सेकेंडरी में फ्लक्स कट होके जाते हैं तो सेकेंडरी में भी क्या होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड जो है यहाँ पे तैयार होता है। तो इसी वजह से क्या होता है, सेकेंडरी में एक वोल्टेज उत्पन्न होता है। तो देखिए, जो कोर है वो क्या करता है, चुंबकीय बल रेखा को रास्ता प्रदान करता है। किस प्रकार के ट्रांसफार्मर में चुंबकीय फ्लक्स के बहने के 2 रास्ते होते हैं। तो वो होते हैं आपके शेल टाइप ट्रांसफार्मर में। कौन से ट्रांसफार्मर में एक ही वाइंडिंग प्राइमरी और सेकेंडरी का कार्य करती है, तो ऑटो ट्रांसफार्मर। तो देखिए, जो आपका ऑटो ट्रांसफार्मर होता है उसमें प्राइमरी और सेकेंडरी का कार्य एक ही वाइंडिंग करते हैं, ताकि उसमें सेकेंडरी नहीं होती है। वो उसमें ऑटो ट्रांसफार्मर होते क्या है, अपने को जितना वोल्टेज चाहिए उतना हम यहाँ पे डिमर के माध्यम से वहाँ पे हम दे सकते हैं, ठीक है। तो ये अगर नॉब घुमाएंगे तो हमको जितना वोल्टेज चाहिए उतना हम ले सकते हैं। ट्रांसफार्मर की बकलोज रिले आधारित होती है। तो देखिए, जो आपका ट्रांसफार्मर होता है उसकी बकलोज रिले गैस पर आधारित होती है, ठीक है। यानी उसमें क्या होता है, गैस भरा होता है। कौन से मीटर को सदैव श्रेणी में जोड़ा जाता है, तो जो आपका एमीटर होता है, ठीक है। एमीटर में क्या होता है, हमेशा श्रेणी में यानी सीरीज में जोड़ा जाता है। अगर बात करें वोल्ट मीटर की, तो वोल्ट मीटर क्या होता है, हमेशा क्या होता है, पैरेलल में जोड़े जाते हैं, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिए, ये भी एक बेसिक से क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जाते हैं।
पाइप अर्थिंग में अर्थ इलेक्ट्रोड की साइज़ होती है, तो जो आपका पाइप अर्थिंग होता है उसमें अर्थ इलेक्ट्रोड की जो साइज़ होती है तो वो होती है आपकी 38 mm पे, ठीक है। तो केसिंग केपिंग कौन से पदार्थ की बनी होती है, तो वो होती है आपकी पीवीसी की। तो चलिए मैं आपको एक बात और बता देता हूँ। तो केसिंग केपिंग में जो ऊपर का उसका कवर होता है तो उसको क्या बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं केपिंग। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है दोस्तों ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। देखिए केसिंग केपिंग में जो ऊपर का कवर होता है जिसका हम ढक्कन की तरह लगाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम बोलते हैं उसको केपिंग, ठीक है। और जो नीचे का रहता है, ठीक है, जो हम स्क्रू से वगैरह पहले ही टाइट कर देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, केसिंग, ठीक है, उसको बोलते हैं केसिंग। तो ये भी काफ़ी बार बेसिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये किसी बहुत से लोगों को नहीं पता होता है। और साथ में एक बात भी ध्यान रखिए, जो आपका सीलिंग फैन रहता है, ठीक है, यहाँ पे सीलिंग फैन में कुछ इस तरह का आपको पहले दिखा होगा, ठीक है। फैन के पहले यहाँ पे ये ऊपर लगा देते हैं, फिर यहाँ पे फैन आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे फैन आ जाता है तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम कैनोपी, ठीक है। ये भी बहुत से लोगों को जो है नहीं पता होता है, ठीक है, कैनोपी इसको बोलते हैं। तो ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है, और पूछा जाता है कि एक सीलिंग फैन में कैनोपी कितनी होती है। तो देखिए एक ऊपर होती है और एक इसके जो यहाँ पे कनेक्शन करते हैं वहाँ पे भी एक होती है, ठीक है। तो इसमें कुल मिला के 2 कैनोपी होती है। अगर आपने अपने सीलिंग फैन देखा होगा तो ध्यान से, ठीक है, उसमें 2 कैनोपी यहाँ पे होती है, ठीक है। तो ये कैनोपी इसको बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, काफ़ी खबर पूछा जाता है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है, तो वो होता है आपका टंगस्टन। अभी टंगस्टन का ही क्यों होता है, तो उसका जो है जो मेल्टिंग पॉइंट है काफ़ी ज़्यादा होता है, लगभग देखिए 3300 डिग्री सेल्सियस के आसपास जो इसका मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पे होता है। सोडियम वेपर लैम्प विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है, तो वो देखिए जो आपका गैस आयनीकरण प्रभाव, यानी होता क्या है, जब सोडियम वेपर लैम्प में हम सप्लाई देते हैं तो उसमें यहाँ पे जो गैस होती है उसका क्या होता है, आयोनाइजेशन होता है, ठीक है। आयोनाइजेशन यहाँ पे उसका होकर क्या होता है, एक प्रकाश उत्पन्न होता है, ठीक है। तो एक ध्यान में रखिए, जो सोडियम वेपर लैम्प होता है कभी कभार उसका प्रकाश भी पूछ लिया जाता है, तो उसका प्रकाश जो है पीले कलर का होता है, ठीक है, पीले कलर का। कभी आप देखना जो आपके स्ट्रीट लाइट पर भी लगे होते हैं जो सोडियम वेपर लैम्प होता है। विद्युत धारा के किरण प्रभाव का उदाहरण देखिए, जो भी विद्युत धारा होती है तो उसका प्रभाव सिर्फ एक्सरे में ही दिखाई देता है। विद्युत धारा की इकाई क्या होता है, तो वो होते हैं आपके एम्पियर, ठीक है। विद्युत धारा की इकाई क्या होती है, एम्पियर। अगर आपको वोल्टेज की पूछी तो उसकी क्या होती है, वोल्ट। ये भी आप ध्यान में रखें। कौन सा सर्किट जो है यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप सर्किट होता है, तो देखिए वोल्टेज ड्रॉप सर्किट है सिर्फ सीरीज सर्किट होगा। क्यों, तो देखिए अगर माने ये सीरीज सर्किट है, ठीक है, यहाँ पे हमने वोल्टेज दे दिया, सिर्फ एक रेजिस्टेंस है और यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस, ठीक है। तो वोल्टेज ड्रॉप इसमें क्यों होता है, तो देखिए इसमें जो है आपका करंट सेम रहता है और वोल्टेज डिफरेंट रहता है, इसीलिए। अगर पैरेलल की बात करें तो पैरेलल में वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, क्योंकि पैरेलल में देखिए अगर हम ऐसे इस तरह से रेजिस्टेंस अगर जोड़ते हैं तो यहाँ पे और यहाँ पे दोनों जगह क्या होता है, वोल्टेज सेम मिलेगा, तो यहाँ इसलिए यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। तो वोल्टेज ड्रॉप होगा सिर्फ सीरीज सर्किट में। ओम का नियम कौन सी सप्लाई पर लागू होता है, तो वो होता है केवल डीसी सप्लाई पर, ठीक है। ओम का नियम सिर्फ डीसी सप्लाई पर यहाँ पे लागू होता है। इलेक्ट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं, तो देखिए जो इलेक्ट्रॉन होते हैं आपके परमाणु की बाहरी कक्षा में यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। तो आपको पता भी होगा कुछ इस तरह की यहाँ पे कक्षा होती है, इसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहते हैं, यहाँ पे क्या इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, परमाणु की बाहरी कक्षा में पाए जाते हैं। सबसे अच्छा चालक कौन सा है, तो सबसे अच्छा चालक है चांदी। तो काफ़ी खबर देखिए एग्जाम में यहाँ पे गोल्ड का भी ऑप्शन जो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो गोल्ड को टिक नहीं करना है, क्योंकि काफ़ी किताबों में और ISI के अनुसार जो कि सबसे अच्छा चालक जो है वहाँ पे गोल्ड है, ठीक है। नहीं तो आप बोलेंगे सर ये सबसे अच्छा है, तो इस तरह की बात नहीं होती है, चांदी जो सबसे अच्छा चालक होती है, ठीक है। रबर कौन सा पदार्थ है, तो देखिए रबर में आपको एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। तो अचालक है, अचालक यानी क्या होता है, इंसुलेटर, ठीक है। जो ये बच्चे इंग्लिश हिंदी में नहीं समझ आ रहा है तो इंग्लिश में मैं आपको बताते चल रहा हूँ। विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक कौन सा था, तो वो होता है चांदी। हम ऊपर भी अभी देख लिए थे, ठीक है। तो चांदी होता है सबसे अच्छा चालक। एक अर्धचालक पदार्थ है, तो देखिए जो जर्मेनियम है वो क्या है, एक सेमीकंडक्टर पदार्थ है, ठीक है। सेमीकंडक्टर पदार्थ है यानी अर्धचालक है, तो जर्मेनियम। BSI का पूरा नाम क्या है, तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ठीक है। तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BSI का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। जल प्रकार के अग्निशामक का उपयोग किस श्रेणी की आग बुझाने के लिए किया जाता है, तो वो देखिए आपकी जो A श्रेणी की आग होती है उसे बुझाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो जो जल प्रकार का एक अग्निशामक होता है, ठीक है। तो उसमें गैस नहीं होता, सिर्फ जल प्रकार का एक होता है। कृत्रिम श्वास की कौन सी विधि का उपयोग तुरंत श्वास देने के लिए उपयोग की जाती है, तो देखिए तो जो अपना मुंह से मुंह की श्वास देने के लिए।
कृत्रिम श्वास की कौन सी विधि का उपयोग तुरंत श्वास देने के लिए उपयोग किया जाता है, ये तो हमने देख लिया, ठीक है। मुंह से मुंह में हवा भरना, तो कौन से पदार्थ का आकार निश्चित नहीं होता, तो वो होता है आपके द्रव पदार्थ। परमाणु का कौन सा कण यहाँ पे उदासीन होता है, तो वो होता है आपका न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन क्या होता है, एक उदासीन पदार्थ होता है, ठीक है। यानी इसमें क्या होता है, कोई भी चार्ज यहाँ पे नहीं होता है न्यूट्रॉन के ऊपर, ये बात आप ध्यान रखिए। अगर बात करें इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, लेकिन न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज यहाँ पे नहीं होता है। विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का उदाहरण है, तो देखिए जो विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का उदाहरण है, नहीं इसका मानना यही है कि देखिए जिसमें रसायन हो और वो विद्युत धारा का निर्माण करता हो, तो वो क्या है, बैटरी। बैटरी में क्या होता है, एक प्रकार का रसायन होता है, ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है बैटरी में, ठीक है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल से क्या होता है हमारा, यहाँ पे उसमें बैटरी में 2 प्लेट होती है, तो इसकी वजह से हमारा क्या होता है, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी निर्माण होती है। यानी उसमें क्या होता है, एक प्रकार का 5 वोल्ट या फिर 2 वोल्ट इस तरह से वोल्टेज निर्माण होता है। तो वो किस में होता है, तो विद्युत बैटरी में। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के कौन से प्रभाव पर यहाँ पे कार्य करता है, तो वो करता है आपके ऊष्मीय प्रभाव पर, ठीक है। तो ऊष्मीय प्रभाव इसका राइट हो जाएगा। विद्युत धारा के मापन हेतु कौन से मीटर का उपयोग किया जाता है, तो वो किया जाता है एमीटर, और इसी तरह का उच्चारण हमने ऊपर भी एक बार देख लिया है। विभवांतर की इकाई क्या है, तो देखिए जो आपका विभवांतर यानी जिसे हम क्या बोलते हैं वोल्टेज, तो उसकी इकाई होती है वोल्ट, ठीक है। और अपने एम्पियर किसकी इकाई होती है, तो वो होती है आपके करंट की। सबसे कठोर अचालक है, तो वो होता है आपका एबोनेट, ठीक है। अचालक यानी क्या होता है, इंसुलेटर, ठीक है, इंसुलेटर। तो कौन सा होता है, एबोनेट जो सबसे कठोर होता है। कौन से विद्युत उपकरण में माइका का उपयोग किया जाता है, तो वो देखिए जो आपका विद्युत इस्त्री होता है, इलेक्ट्रिक प्रेस में, तो माइका को आपको मैं एक बार देखे, जो आपका इलेक्ट्रिक प्रेस होता है, तो उसमें अगर कभी आप खोले होगे तो उसमें एक नाइक्रोम की जो तार होती है उसकी एक कॉइल रहती है, ठीक है। कुछ इस तरह से मान लीजिए, मैं थोड़ा आपको समझाने के लिए निकाल देता हूँ। देखिए कुछ इस तरह से यहाँ पे नाइक्रोम की एक कॉइल रहती है यहाँ पे, ठीक है। तो नाइक्रोम की कॉइल के नीचे एक जो अपना ट्रांसपेरेंट रहता है, आर पर उसमें से हम देख सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, माइका बोलते हैं। एक कुछ ऐसा पन्नी जैसा कड़क सा ऐसा पत्रा जैसा रहता है, ठीक है, तो उसको हम माइका बोलते हैं। तो क्या रहता है, वो माइका जो है आपके इसके नीचे रखा होता है, तो उससे क्या होता है, जो आपकी हीट जो है ट्रांसफ़र नहीं होती। तो इसलिए देखिए जब भी हम प्रेस यहाँ पे जो ऑन करते हैं, तो जो अपनी हीट है वो सिर्फ नीचे आती है, ऊपर नहीं आती है, ठीक है। तो उसी वजह से कि यहाँ पे माइका लगा हुआ होता है, वो माइका के ऊपर रहता है अपना एस्बेस्टॉस, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखिए। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत के नियम में कौन सी राशि नियतांक रहती है, तो देखिए जो आपका प्रतिरोध होता है वो हमेशा क्या होता है, ओम के नियम में नियतांक रहती है। और साथ ही ओम के नियम में जो आपका टेम्परेचर रहता है, टेम्परेचर जब कांस्टेंट होगा तभी ओम का नियम यहाँ पे क्या होगा, लागू होगा, ठीक है। टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तब। दीवार घड़ी में उपयोग होने वाले सेल की कौन सी श्रेणी में आते हैं, तो देखिए जो आपके दीवार की घड़ी होती है उसमें जो सेल उपयोग करते हैं, तो वो आते हैं आपकी प्राथमिक श्रेणी में, सेल, ठीक है, प्राथमिक श्रेणी के सेल में आते हैं। तो अभी प्राथमिक और सेकेंडरी होता है क्या है, देखिए जो प्राथमिक सेल होता है तो इसमें जो भी सेल आते हैं, ठीक है, तो वो क्या होते हैं, एक बार अगर ख़त्म हो गए तो वो रिचार्जेबल नहीं रहते, ठीक है। जिसे हम क्या बोलते हैं, नॉन रिचार्जेबल, ठीक है, नॉन रिचार्जेबल ये होते हैं। अगर जो अपने सेकेंडरी सेल होते हैं, ठीक है, सेकेंडरी सेल होते हैं, तो उसमें क्या होता है, ये रिचार्जेबल होते हैं, ठीक है। रिचार्ज हम इसका कर सकते हैं, यानी उसको जो सेल बैटरी चार्जर होता है तो उससे क्या कर सकते हैं, हम उसको चार्ज कर सकते हैं फिर से। जो सेकेंडरी सेल होता है उसको, प्राइमरी सेल अगर एक बार ख़त्म हो गया तो उसका हम रीयूज़ नहीं कर सकते। फ्यूज़ की बॉडी के निर्माण में कौन सा अचालक पदार्थ उपयोग किया जाता है, तो देखिए जो फ्यूज़ की बॉडी होती है उसमें हम जो पोर्सिलिन यहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है। फ्यूज़ की बॉडी के लिए तो पोर्सिलिन होता ही है, लेकिन आपने देखा होगा कभी कभार जो टावर पर इंसुलेटर लगे होते हैं, ठीक है, जो आपको मान लीजिए एक टावर है तो उसमें ये कुछ इस तरह के जहाँ पे इंसुलेटर ऐसे लगे होते हैं, तो इंसुलेटर भी किसके बने होते हैं, यहाँ पे पोर्सिलिन के, ठीक है, पोर्सिलिन के यहाँ पे बने होते हैं। प्लेट अर्थिंग करते समय भूमि के अंदर अर्थिंग प्लेट को किस अवस्था में रखा जाता है, तो देखिए जो आपकी अर्थिंग प्लेट होती है उसको हम किस अवस्था में रखते हैं, तो वो हम रखते हैं वर्टिकल, यानी ऐसी खड़ी अवस्था में रखते हैं जब भी हम प्लेट अर्थिंग करते हैं, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर अवस्था। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है दोस्तों काफ़ी कबार, जो आपके टेक्निकल का एग्जाम होता है। हाइड्रोमीटर के फ्लोट में आपेक्षिक घनत्व मापने के लिए किस पदार्थ को भरा जाता है, तो वो भरा जाता है लेड, ठीक है। तो लेड को भरा जाता है जब भी हम क्या करते हैं, हाइड्रोमीटर के फ्लोट में आपेक्षिक घनत्व मापते हैं। तो देखिए हाइड्रोमीटर से क्या मापते हैं, आपेक्षिक घनत्व मापते हैं। अगर बात करें हाइग्रोमीटर, ठीक है,
हाइग्रोमीटर, ठीक है। हाइग्रोमीटर से क्या मापते हैं? आर्द्रता, ठीक है, ये आप ध्यान में रखिए, आर्द्रता मापते हैं हाइग्रोमीटर से। हाइड्रोमीटर हाइग्रोमीटर में कंफ्यूज मत होइएगा। श्रेणी क्रम में जोड़े एमीटर का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो जो आपका श्रेणी क्रम में एमीटर जोड़ा है तो सर्किट का, उससे हम क्या करते हैं? करंट मापते हैं। ट्रांसफार्मर में उत्पन्न होने वाले गुंजन की ध्वनि को कौन से दोष का नाम दिया जाता है? तो वो इसे देते हैं हम हमिंग दोष, ठीक है। उसी के कैसा एक प्रकार का हमिंग साउंड हमें यहाँ पे सुनाई देता है, ठीक है। तो वो हमिंग साउंड ही किसकी वजह से आता है? तो वो जो आपकी धातु की प्लेटें होती है तो उसके घर्षण की वजह से। एक पंखा सेल्फ स्टार्ट कैसे होता है? तो देखिए, जो आपका पंखा होगा, अभी मान लो घर का ही पंखा है, ठीक है, तो उसे घर के पंखे को हम क्या बोलते हैं? परमानेंट कैपेसिटर मोटर उसमें होते हैं, ठीक है, परमानेंट कैपेसिटर मोटर। तो वो होता क्या है? तो वो सेल्फ स्टार्ट नहीं होता, ठीक है, जब तक कि ना उसमें कैपेसिटर लगाना हो, ठीक है। तो कैपेसिटर क्या करता है? एक प्रकार का स्टार्टिंग में चार्ज प्रोवाइड करता है, ठीक है, स्टार्टिंग चार्ज यहाँ पे वो क्या करता है? प्रोवाइड करता है। तो इसी वजह से क्या होता है? वो जो मोटर हो स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो पंखे में लगे कैपेसिटर के कारण जो है एक पंखा सेल्फ स्टार्ट हो जाता है। विद्युत केतली को गर्म करने के लिए उसमें कौन से विद्युतीकरण का उपयोग होता है? तो देखिए, जो आपका विद्युत केतली होता है, ठीक है, विद्युत केतली आपने देखा होगा, जो इलेक्ट्रिक हम ओवन, जिसको ऐसे ओवन नहीं, जो आपका खाना पकाने का होता है ना, कुछ इस तरह से, यहाँ पे उसका जो बटन्स वगैरह होता है, ठीक है, तो उसके हम क्या बोलते हैं? विद्युत केतली। तो उसमें क्या होता है? जो विद्युत का उपकरण कौन सा होता है? तो इमर्शन रॉड, हीटर का, ठीक है, हीटर का इमर्शन रॉड होता है, ठीक है, गर्म करने के लिए। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या होगा यदि टंगस्टन फिलामेंट वाले बल्ब से कांच का खोल हटाकर सप्लाई से जोड़ दिया जाए? तो देखिए, ये काफ़ी कबार भी हमारे दिमाग में क्वेश्चन भी आएगा, ठीक है। जो अपना विद्युत बल्ब होता है, ठीक है, यानी विद्युत बल्ब मानो कुछ इस तरह का जो अपना एक विद्युत बल्ब है, तो इसमें अंदर क्या होता है? एक फिलामेंट होता है, ठीक है। अगर ये अपना ऊपर का कैच हम निकाल दे, ठीक है, और सिर्फ ये जो फिलामेंट यहाँ पे जुड़ा है इसको ही सिर्फ हम सप्लाई दे, तो क्या होगा? तो एक क्वेश्चन भी काफ़ी कबार हमारे दिमाग में आता है। तो देखिए, यही क्वेश्चन अभी एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। तो उससे होता क्या है? जो ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण फिलामेंट कुछ ही सेकंड में जलकर फ्यूज़ हो जाता है। क्यों हो जाता है? तो देखिए, जो आपका जो उसमें गैस होता है, ठीक है, नियॉन वगैरह जो गैस होता है जो बल्ब में, तो वो निकल जाता है, ठीक है। लेकिन जो आपका फिलामेंट होता है, अगर वो ऑक्सीजन के संपर्क में आ गया तो क्या होता है? वो कुछ ही सेकंड में यहाँ पे जलकर फ्यूज़ होता है, ठीक है। तो ऐसा मत करिएगा, ठीक है, ये काफ़ी हानिकारक भी हो सकता है। फेज और न्यूट्रल की कंटिन्यूटी जांचने के लिए इलेक्ट्रिशियन कौन से साधन का उपयोग करता है? तो वो करता है, देखिए, एक तो टेस्टिंग लैम्प या फिर मल्टीमीटर। तो ज़्यादातर टेस्टिंग लैम्प ही यूज़ करते हैं अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो, ठीक है। कॉम्बिनेशन प्लायर में बने साइड कटर का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो जब हम वायर का इंसुलेशन छीलने और पतले धारों को काटते हैं तब इसका उपयोग हम करते हैं, दो कॉम्बिनेशन प्लायर के साइड कटर का। एमसीबी क्या प्रतिक्रिया करेंगे जब फेज और अर्थ वायर आपस में टच हो जाए? तो देखिए, जो एमसीबी है वो क्या करते हैं? कुछ भी अगर शॉर्ट हो जाए तो वो क्या होती है? डायरेक्ट ट्रिप हो जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खाद्य मिक्सर में उपयोग यूनिवर्सल मोटर की गति कितनी होती है? तो उसकी जो गति होती है लगभग देखिए 14,000 आरपीएम के बीच में होती है, ठीक है। कभी कभार किताबों में देखिए 16,000 आरपीएम के बीच में भी आपको दिया जाएगा, तो वो भी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। और ये यूनिवर्सल एक ऐसी मोटर होती है जो एसी और डीसी दोनों में क्या करती है? कार्य करती है, ठीक है। एसी और डीसी दोनों में भी ये कार्य कर सकती है यूनिवर्सल मोटर। विद्युत प्रेस नियस्ताप के बाद ऑटोमेटिक पावर कैसे बंद हो जाता है? तो देखिए, उसमें क्या होता है? थर्मिस्टर स्विच होता है। देखिए, थर्मिस्टर स्विच किस तरह से होता है? कुछ इस तरह से, इस प्रकार का होता है। और ये किस तरह से कार्य करता है? एक प्रकार मान लीजिए अपन जो ट्यूबलाइट का स्टार्टर होता है, ठीक है, तो इसमें होता है क्या है? यानी जो हमने सेट किया है, ठीक है, टेम्परेचर सेट किया है, तो उस टेम्परेचर तक ये क्या करते हैं? ऐसे फैल जाता है, ठीक है। और जैसे उस टेम्परेचर आ गया तो वो क्या करता है? ऐसे हट जाता है, ठीक है। तो हट जाने के बाद क्या होता है? सप्लाई कट हो जाता है। तो इस तरह से वो कार्य करता है। ऑटोमेटिक नाइट लैम्प के लिए कौन सी युक्ति का उपयोग किया जाता है? तो वो फोटो डायोड का, ठीक है। जो ऑटोमेटिक नाइट लैम्प होता है, यानी नाइट होने के बाद ऑटोमेटिक वो ऑन हो जाता है, तो इसमें फोटो डायोड का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। यानी जब तक उस पर प्रकाश है तो वो ऑन नहीं होगा, अगर वो लाइट यानी डार्क हो गया तो वो फोटो डायोड आप ऑन हो जाएगा।
नियॉन फेज टेस्टर से फेज की उपस्थिति की जांच करते समय हमें विद्युतीय झटका क्यों नहीं लगता। तो देखिए ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार दिमाग में आएगा आपके भी, ठीक है। जो आपका नियॉन टेस्टर होता है तो उसमें क्या होता है, जो नियॉन टेस्टर एक 2 किलो ओम से अधिक का रेजिस्टेंस श्रेणी में उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो नियॉन टेस्टर होता कैसा, देखिए कुछ इस तरह से नियॉन टेस्टर होता है, ठीक है। यहाँ पे एक मान लीजिए लैंप होता है, इसमें एक रजिस्टेंस होता है, ये रजिस्टेंस जो होता है आपके 2 किलो ओम से अधिक होता है, इसलिए हमें क्या करता है, करंट नहीं लगता है जब भी हम फेज को चेक करते हैं। पावर प्लग का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो वो हम करते हैं यहाँ पे मशीन और उपकरणों को सप्लाई से जोड़ने के लिए, ठीक है। जो उसी का उपयोग करते हैं पावर प्लग, यानी जब हम फ्रिज वगैरह होते हैं, ठीक है, उसको भी लिए भी हम क्या करते हैं, पावर प्लग का इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादा जो भी हम एम्पियर के इक्विपमेंट यूज़ करते थे उसके लिए हम पावर प्लग का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतने क्वेश्चन है, टोटल कुल मिलाकर हमने 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे कर लिए, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों जो भी इलेक्ट्रिशियन से बेसिक बने थे, ठीक है। तो इसके अगले वीडियो में हम जो फिटर के बेसिक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो वीडियो कैसा लगा साथ ही कमेंट में भी लिखते चलिए। वीडियो अच्छा लगे लाइक करना, शेयर करना, अगर चैनल पर ना दोस्तों तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर जाए, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।